दोस्तों, परम ज्ञान की दुनिया में आपका स्वागत है। सूरज उगने से पहले ही गांव की मिट्टी जाग जाती थी। ओस में भीगी धरती से उठती सौंधी गंध जैसे किसी पुराने वचन की याद दिलाती कि यहाँ पसीना ही सबसे बड़ी दौलत है। इसी मिट्टी में किसान माधव का बेटा धनंजय हर सुबह नंगे पांव उतरता। उसके हाथों में हल्की कठोर रेखाएं थीं और आंखों में ऐसी गहराई मानो वह खेत नहीं, अपनी किस्मत जोत रहा हो। उसे नहीं पता था कि यह सुबह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा की शुरुआत है। धनंजय का जीवन सीधा और सादा था। बीज बोना, पानी देना, फसल के साथ उम्मीद उगाना। माँ के हाथ की सूखी रोटी और पिता की थकी मुस्कान ही उसकी दुनिया थी। लेकिन उस दिन उसके पिता की आंखों में अजीब सी घबराहट थी, जैसे वे कुछ जानते हों जिसे बताने की हिम्मत न हो। खेत के कोने में खड़ा पुराना नीम का पेड़ हवा में कराह रहा था और धनंजय को पहली बार लगा कि प्रकृति भी किसी आने वाले तूफान की खबर दे रही है। दोपहर होते होते गांव में हलचल मच गई। दूर से घोड़ों की टापों की आवाज आई। महल की ओर से शाही काफिला निकल पड़ा था। चमकती तलवारें, सख्त चेहरों वाले सैनिक और बीच में शाही रथ। गांव वालों के लिए यह दृश्य कौतूहल से भरा था, पर धनंजय के दिल में बिना वजह एक डर उतरने लगा। काफिला उसी रास्ते से गुजरा जो उसके खेतों को चीरता हुआ जाता था। रथ के भीतर रेशमी पर्दों के पीछे से दो आंखें बाहर की दुनिया को देख रही थीं। वे आंखें किसी राजसी घमंड से नहीं, बल्कि गहरे अकेलेपन से भरी थीं। राजकुमारी अनाया पहली बार महल की दीवारों से बाहर आई थी। उसे बताया गया था कि यह यात्रा परंपरा है, सम्मान है, लेकिन उसके दिल को लगता था कि यह यात्रा किसी अनजानी कैद की ओर है। जब रथ खेत के पास आकर धीमा हुआ, धनंजय की नजर अनायास ही उन आंखों से टकरा गई। वह एक पल था, पर उस पल में पूरा जीवन सिमट आया। उस नजर में न प्रेम था न मुस्कान, बस एक मौन प्रश्न था, जैसे कोई पूछ रहा हो, क्या तुम भी मजबूर हो? धनंजय के भीतर कुछ अजीब सा हिल गया। तभी एक सिपाही की कड़क आवाज गूंजी और धनंजय को पीछे हटने का आदेश मिला। वह झुक गया, मिट्टी को छू लिया, पर उसकी आंखें अब भी वहीं थीं। राजकुमारी ने पर्दा गिरा लिया और रथ आगे बढ़ गया। लेकिन उस एक क्षण ने धनंजय की शांत जिंदगी में ऐसा दरार डाल दी जिसे वह खुद भी नहीं समझ पा रहा था। शाम ढलते ही गांव में एक खबर आग की तरह फैल गई। राजकुमारी अनाया का विवाह दूर देश के एक शक्तिशाली लेकिन निर्दयी राजकुमार से तय कर दिया गया था। इसे राज्य की शांति का नाम दिया जा रहा था। लोग चुप थे, क्योंकि सवाल पूछने का अधिकार उन्हें कभी मिला ही नहीं था। धनंजय की मां ने लंबी सांस ली, पर धनंजय के सीने में यह खबर किसी जलते अंगारे की तरह धंस गई। रात हुई तो नीम के पेड़ के नीचे धनंजय देर तक बैठा रहा। आकाश में तारे थे, पर उसके भीतर अंधेरा था। उसे बार बार वही आंखें याद आ रही थीं, बेबस, प्रश्नों से भरी हुई। वह खुद से पूछ रहा था कि एक किसान का बेटा किसी राजकुमारी के दुख से क्यों बेचैन हो रहा है। थोड़ी देर बाद उसके पिता आकर उसके पास बैठ गए। बहुत देर तक दोनों चुप रहे। फिर पिता ने भारी आवाज में कहा, कुछ रास्ते ऐसे होते हैं बेटा, जिन पर चलना मना होता है, लेकिन अगर आत्मा वहां जाने को मजबूर हो जाए तो कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ती है। धनंजय समझ नहीं पाया, पर उसे लगा जैसे यह चेतावनी नहीं, भविष्य की झलक हो। नीम की पत्तियां सरसराईं, मानो किसी अनदेखे समझौते पर हस्ताक्षर हो रहे हों। धनंजय ने उस रात पहली बार महसूस किया कि उसकी जिंदगी अब सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं रही। कहीं दूर महल की ऊंची दीवारों के भीतर कोई और भी था, जिसकी तकदीर उसी अनजाने रास्ते से जुड़ चुकी थी, और यह कहानी अब पीछे लौटने वाली नहीं थी। अगली सुबह गांव में अजीब सी खामोशी थी, जैसे हर घर ने रात को कोई ना कोई डरावना सपना देखा हो, और अब सब एक दूसरे की आंखों में उसी सपने की परछाई पहचान रहे हों। धनंजय नींद से उठा तो उसका मन भारी था। उसे लगा मानो रात में किसी ने उसके भीतर कोई बीज बो दिया हो। ऐसा बीज जो न दिखाई देता है, न समझ में आता है,
पर धीरे धीरे पूरी आत्मा को घेर लेता है। उसने हाथ मुंह धोया, पर आंखों से नींद नहीं, वही दो बेबस आंखें उतर रही थीं। वह खेत की ओर चला गया, पर आज हल उठाने का मन नहीं हुआ। मिट्टी जिसे वह हर दिन माँ की तरह महसूस करता था, आज अजनबी लग रही थी। हर कदम पर उसे लग रहा था कि वह सिर्फ जमीन पर नहीं चल रहा, बल्कि किसी ऐसे रास्ते पर बढ़ रहा है जिसकी मंजिल उसे खुद भी नहीं पता। दूर महल की दिशा में ऊंचे पत्थर के बुर्ज धूप में चमक रहे थे, और पहली बार धनंजय को वे सुंदर नहीं बल्कि क्रूर लगे। गांव के चौराहे पर लोग धीरे धीरे जमा होने लगे। कोई जोर से कुछ नहीं बोल रहा था, पर हर फुसफुसाहट में डर था। किसी ने कहा कि राजकुमारी की शादी अगले ही महीने तय कर दी गई है। किसी ने कहा कि जिस राजकुमार से विवाह हो रहा है उसने अपने ही राज्य में विद्रोहियों को जिंदा जलवा दिया था। बातें हवा में तैर रही थीं, पर हर बात धनंजय के सीने में तीर की तरह चुभ रही थी। वह जानता था कि यह सब उसका मामला नहीं है। एक किसान का बेटा जिसकी दुनिया खेत और फसल तक सीमित है, वह राजमहल की राजनीति में क्यों उलझे? पर दिल तर्क नहीं मानता। दिल तो बस याद करता है उस एक नजर को, उस मौन प्रश्न को। उसे लगा जैसे उस पल में किसी ने उसकी आत्मा से कुछ मांग लिया हो, और अब वह कर्ज चुकाए बिना चैन से नहीं रह सकता। उसी दिन दोपहर को उसके पिता ने उसे अपने पास बुलाया। उनके चेहरे पर वही गंभीरता थी जो आम दिनों में नहीं होती थी। उन्होंने धीरे से कहा कि महल के लिए कुछ अनाज और सब्जियां पहुंचाने का आदेश आया है। यह काम अक्सर गांव के किसानों को बारी बारी से मिलता था, और इस बार धनंजय का नाम लिया गया था। यह सुनते ही उसके भीतर एक अजीब सी हलचल हुई, डर और उत्सुकता साथ साथ। माँ ने चुपचाप उसके लिए खाना बांधा। जाते वक्त उसने बेटे के सिर पर हाथ रखा, जैसे किसी अनकहे डर को आशीर्वाद से ढक देना चाहती हो। धनंजय ने पहली बार महसूस किया कि माँ की हथेली कांप रही है। वह कुछ कहना चाहती थी, पर शब्द फिर से खामोशी में डूब गए। महल का रास्ता गांव से बिल्कुल अलग था। जैसे जैसे धनंजय आगे बढ़ा, मिट्टी की जगह पत्थर और हरियाली की जगह ऊंची दीवारें लेती चली गईं। फाटकों पर खड़े सैनिकों की आंखों में वही सख्ती थी जो उसने कल काफिले में देखी थी। उसके कंधे पर रखी टोकरियां भारी थीं, पर उससे भी भारी उसका मन था। महल के भीतर की दुनिया चकाचौंध से भरी थी, पर उस चमक में ठंडापन था। ऊंचे खंभे, संगमरमर की फर्श और हर ओर सन्नाटा, जैसे सब कुछ सांस रोककर किसी फैसले का इंतजार कर रहा हो। धनंजय को एक आंगन में बैठने का इशारा किया गया, जहां सेवक सामान ले गए। उसे वहीं इंतजार करने को कहा गया। इंतजार करते हुए उसकी नजरें अनायास ही ऊपर की बालकनी पर चली गईं। वहां कोई नहीं था, पर उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। कुछ ही देर में हल्की आहट हुई और वही राजकुमारी अनाया धीरे धीरे सामने आई। आज उसके चेहरे पर कोई पर्दा नहीं था, पर आंखों में कल से भी गहरी उदासी थी। दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखते रहे। यह मुलाकात किसी कहानी की तरह नहीं, किसी अपराध की तरह लग रही थी। चुपचाप, डर के साए में अनाया ने पहले नजर झुकाई, फिर धीमे स्वर में पूछा कि क्या वह वही है जो कल खेत में था। धनंजय ने सिर झुकाकर हाँ कहा। उसे लगा जैसे उसके भीतर का सारा साहस वहीं सिमट गया हो। अनाया ने महल की दीवारों की ओर देखा और कहा कि यहाँ सब कुछ है, पर आजादी नहीं। उसने बताया कि उसकी शादी एक समझौता है जिसमें उसकी इच्छा का कोई मूल्य नहीं। उसकी आवाज कांप रही थी, पर आंखों में आंसू नहीं थे। शायद वे बहुत पहले सूख चुके थे। धनंजय कुछ कह नहीं पाया। वह जानता था कि उसे यहां नहीं होना चाहिए, उसे यह सब सुनने का अधिकार नहीं है। फिर भी उसने बस इतना कहा कि कभी कभी किस्मत सबसे भारी बोझ उन्हीं कंधों पर रखती है जो सबसे शांत दिखते हैं। यह कहते हुए उसे खुद नहीं पता था कि वह किससे बात कर रहा है, राजकुमारी से या अपने आप से। तभी दूर से कदमों की आवाज आई। अनाया चौंक गई। उसने जल्दी से पीछे हटते हुए कहा कि उसे जाना होगा। जाते जाते उसने बस एक वाक्य कहा कि अगर कभी उसे लगे कि कोई रास्ता नहीं बचा, तो क्या एक किसान का बेटा भी कुछ कर सकता है? यह सवाल हवा में लटका रह गया।
और धनंजय के भीतर उतर गया। उस दिन महल से लौटते वक्त रास्ता पहले जैसा नहीं था। पेड़, पत्थर, हवा, सब कुछ जैसे उसे परख रहा हो। वह जानता था कि उसने एक ऐसी सीमा लांघ ली है जिसके बाद वापसी आसान नहीं होती। अब यह सिर्फ सहानुभूति नहीं थी, यह जिम्मेदारी बन चुकी थी। गांव पहुंचा तो सूरज ढल चुका था। पिता ने उसकी आंखों में देखकर समझ लिया कि बेटा अब वही नहीं रहा। रात को खाने के बाद दोनों फिर नीम के पेड़ के नीचे बैठे। इस बार पिता ने कोई चेतावनी नहीं दी, बस इतना कहा कि अगर कभी मन बहुत भारी हो जाए तो डर से नहीं, सच से लड़ना। यह बात धनंजय के दिल में पत्थर की तरह बैठ गई। रात के सन्नाटे में उसे बार बार महल की दीवारें याद आती रहीं। उसे लगा जैसे वे दीवारें सिर्फ पत्थर की नहीं बल्कि डर और सत्ता से बनी हैं, और उन दीवारों के भीतर एक ऐसा जीवन कैद है जो मदद के लिए पुकार नहीं सकता। दिन बीतने लगे, पर हर दिन के साथ हालात और सख्त होते गए। गांव में सैनिकों की आवाजाही बढ़ गई। कहा जाने लगा कि शादी से पहले किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लोग और भी चुप हो गए। चुप्पी अब डर नहीं, आदत बनती जा रही थी। धनंजय के भीतर उथल पुथल थी। वह जानता था कि अकेला कुछ नहीं कर सकता, पर यह भी समझने लगा था कि अगर सब अकेले ही डरते रहे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। उसने पहली बार अपने जैसे कुछ युवाओं से बात करनी शुरू की, धीरे, सावधानी से। किसी से सीधे कुछ नहीं कहा, बस सवाल पूछे। सवाल अक्सर जवाब से ज्यादा खतरनाक होते हैं। इधर महल के भीतर अनाया भी बदल रही थी। वह अब पहले जैसी चुप नहीं थी। हर मुस्कान के पीछे एक योजना आकार ले रही थी। उसने समझ लिया था कि उसकी आजादी कोई और नहीं, उसे खुद ही छीननी होगी, चाहे उसके लिए उसे किसी अनदेखे किसान के साहस पर भरोसा क्यों न करना पड़े। दो अलग अलग दुनिया, दो अलग अलग नियति धीरे धीरे एक ही रास्ते की ओर बढ़ रही थीं। किसी को नहीं पता था कि इस रास्ते का अंत क्या होगा, मुक्ति, बलिदान या विनाश। पर इतना तय था कि अब जो होने वाला था वह सिर्फ एक किसान या एक राजकुमारी की कहानी नहीं रहने वाला था, बल्कि पूरे राज्य की नींव हिला देने वाला था। अगली रात अचानक आई बारिश ने गांव की कच्ची गलियों को कीचड़ में बदल दिया। लोग अपने अपने घरों में दुबक गए, पर धनंजय की आंखों में नींद नहीं थी। उसे लग रहा था जैसे यह बारिश बाहर नहीं, उसके भीतर हो रही हो, लगातार, बिना रुके। हर बूंद किसी सवाल की तरह गिर रही थी। वह उठा और चुपचाप बाहर निकल आया। खेतों के पास पहुंचकर उसने देखा कि पानी मिट्टी को और गहरा और भारी बना रहा है। उसे लगा जैसे यही हाल उसके मन का भी है, हर पल और गहराता हुआ। उसी बारिश में उसे गांव के बाहर कुछ परछाइयां हिलती हुई दिखीं। पहले तो उसने सोचा कि आंखों का धोखा है, पर ध्यान से देखा तो कुछ लोग आपस में धीमी आवाज में बात कर रहे थे। वह पास गया। वे गांव के ही युवक थे, जिनकी आंखों में भी वही बेचैनी थी जो उसकी आंखों में थी। किसी ने कहा कि यह शादी सिर्फ राजकुमारी की नहीं, पूरे राज्य की किस्मत तय करेगी। किसी ने कहा कि अगर आज नहीं बोले तो कल बोलने का हक भी नहीं रहेगा। शब्द डरते हुए निकल रहे थे, पर उनमें आग थी। धनंजय ने पहली बार महसूस किया कि वह अकेला नहीं है। उसने कुछ नहीं कहा, बस सुना। लेकिन उसकी चुप्पी में भी एक वादा छिपा था। उस रात बारिश के शोर में कई मनों ने एक दूसरे की धड़कनें पहचान ली। अगले दिन महल में असामान्य हलचल थी। दूर देश से आए दूतों का स्वागत किया जा रहा था। अनाया को भारी आभूषण पहनाए गए, मुस्कान ओढ़ने का आदेश दिया गया। हर कोई उसके चेहरे पर खुशी देखना चाहता था, पर कोई उसके दिल की आवाज सुनना नहीं चाहता था। वह शीशे में खुद को देख रही थी। उसे लगा जैसे यह चेहरा उसका नहीं, किसी और का है। उसी पल उसने तय किया कि अगर उसे खोना ही है तो चुपचाप नहीं खोएगी। उसने अपनी दासी पर भरोसा किया, एक ऐसी लड़की जो बचपन से उसके साथ थी और महल के हर अंधेरे कोने को जानती थी। अनाया ने उससे महल के पुराने नक्शों के बारे में पूछा, उन सुरंगों के बारे में जिनका जिक्र कहानियों में होता था। दासी पहले डर गई, पर जब उसने अनाया की आंखों में दृढ़ता देखी
तो चुपचाप सिर हिला दिया। गांव में इस बीच बातें और तेज हो रही थीं। सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई थी। रात को पहरे कड़े कर दिए गए थे। किसी को भी महल के आसपास बिना कारण घूमने की इजाजत नहीं थी। धनंजय समझ गया कि समय कम है। उसने अपने पिता से बात करने की ठानी, पर शब्द मुंह तक आते आते रुक जाते थे। वह जानता था कि जो वह सोच रहा है वह अपने परिवार को भी खतरे में डाल सकता है। एक शाम उसके पिता खुद उससे बात करने आए। उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है, और यह भी समझते हैं कि कुछ अन्याय ऐसे होते हैं जिनके सामने झुकना सबसे बड़ा अपराध होता है। उन्होंने धनंजय के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि अगर वह कोई कदम उठाए तो सोच समझकर, पर डर कर नहीं। यह पहली बार था जब पिता ने उसे रोका नहीं, बल्कि रास्ता खुला छोड़ा। उसी रात महल के भीतर अनाया ने पहली बार अपनी योजना के कुछ हिस्से कागज पर उतारे। हर शब्द उसके लिए जोखिम था। वह जानती थी कि अगर पकड़ी गई तो सजा सिर्फ उसे नहीं, उन सबको मिलेगी जो उसके आसपास हैं। फिर भी उसके हाथ नहीं कांपे। उसे लगा कि डर अब पीछे छूट चुका है। दिन बीतते गए और शादी की तारीख नजदीक आती गई। बाजारों में सजावट होने लगी। लोग मजबूरी में खुश दिखने लगे। ढोल नगाड़ों की आवाज के बीच दबा हुआ सच और भी भारी लगने लगा। धनंजय हर रोज कुछ नए चेहरों से मिलता, कुछ नए सवाल करता। कोई साफ जवाब नहीं देता था, पर हर आंख में वही अनकहा समझौता दिखता था कि अगर मौका मिला तो वे पीछे नहीं हटेंगे। एक रात अनाया को महल की एक पुरानी सुरंग का रास्ता मिला। वह रास्ता सीधे महल के पीछे के जंगल की ओर जाता था। उसने दासी के साथ मिलकर उसे साफ किया। हर कदम पर दिल जोर से धड़क रहा था, पर उसे लगा जैसे हर धड़कन उसे आजादी के करीब ले जा रही है। उसी रात धनंजय और उसके साथियों ने भी एक फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि शादी के दिन जब पूरा राज्य उत्सव में डूबा होगा, तभी सच्चाई सामने लाई जाएगी। यह कोई विद्रोह नहीं होगा, बल्कि एक सवाल होगा, इतना बड़ा कि उसे अनसुना नहीं किया जा सके। शादी का दिन आ पहुंचा। महल रंगों और रोशनी से जगमगा रहा था। बाहर उत्सव था, भीतर तनाव। अनाया भारी वस्त्रों में सजी हुई थी, पर उसकी आंखें कहीं और थीं, उस रास्ते पर जो आज उसे या तो मुक्त करेगा या हमेशा के लिए बांध देगा। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, महल के बाहर अचानक शोर मच गया। भीड़ में हलचल हुई। धनंजय और उसके साथियों ने गांव वालों को इकट्ठा कर लिया था। किसी ने नारा नहीं लगाया, किसी ने हथियार नहीं उठाया, बस सवाल पूछे गए। सवाल कि क्या शांति के नाम पर किसी की कुर्बानी जायज है? सवाल कि क्या सत्ता इतनी अंधी हो सकती है? महल के भीतर मंत्र रुक गए। सैनिक भागे। राजा का चेहरा सख्त हो गया। उसी क्षण अनाया ने अपना निर्णय लिया। उसने भारी मुकुट उतारा और सुरंग की ओर बढ़ गई। हर कदम के साथ उसका डर पीछे छूटता जा रहा था। बाहर धनंजय की नजर महल की ओर टिकी थी। उसे नहीं पता था कि भीतर क्या हो रहा है, पर उसे यकीन था कि जो भी होगा अब टाला नहीं जा सकता। अचानक जंगल की ओर से हलचल हुई। भीड़ की नजरें उधर मुड़ गईं। उस पल समय जैसे थम गया। कोई नहीं जानता था कि अगला दृश्य क्या होगा, राजकुमारी की आजादी या एक और बलिदान। हवा में सांसें अटकी थीं और पूरे राज्य का भविष्य उस एक क्षण पर टिक गया था। जंगल की ओर से उठी उस हलचल ने जैसे पूरे उत्सव की सांस रोक दी। ढोल नगाड़ों की आवाज अचानक बिखर गई। लोगों की हंसी अधूरी रह गई। सैनिकों ने तलवारें संभाल लीं और भीड़ में अफरा तफरी फैलने लगी। धनंजय का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी आंखें जंगल की उस घनी छाया में टिकी थीं, जहां से अभी अभी किसी के कदमों की आहट आई थी। उसे नहीं पता था कि वह आहट उम्मीद की है या विनाश की, पर इतना तय था कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा। उसी क्षण जंगल से एक आकृति बाहर आई। भीगते वस्त्र, उलझे बाल और सांसों में हांफता हुआ साहस। एक पल को किसी ने उसे पहचाना नहीं। फिर किसी की फुसफुसाहट हवा में तैर गई। राजकुमारी! भीड़ में सनसनी दौड़ गई।
अनाया धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर न डर था न पछतावा, बस एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने भीतर का सबसे कठिन युद्ध जीत लिया हो। धनंजय की आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा का कोई हिस्सा इस पल साकार होकर उसके सामने खड़ा हो, पर वह आगे नहीं बढ़ा। उसे समझ आ गया था कि यह पल सिर्फ उनका नहीं, पूरे राज्य का है। अगर वह एक कदम भी गलत उठा तो अनाया की हिम्मत एक अपराध में बदल दी जाएगी। महल के भीतर कोलाहल मच चुका था। राजा ने गुस्से में आदेश दिए, पर कोई भी आदेश उस सच से बड़ा नहीं था जो अब सबके सामने खड़ा था। सैनिक अनाया की ओर बढ़े, पर भीड़ ने अनायास ही उनके और अनाया के बीच एक दीवार बना ली। यह कोई योजना नहीं थी, कोई नारा नहीं था, बस लोगों का सहज निर्णय था कि आज वे पीछे नहीं हटेंगे। अनाया ने कांपती हुई आवाज में बोलना शुरू किया। उसने कहा कि यह पल उसने किसी विद्रोह के लिए नहीं चुना, बल्कि इसलिए चुना क्योंकि यह राज्य हमेशा से उत्सव और परंपरा की आवाज में सच्चाई को दबाता आया है। उसने कहा कि शांति के नाम पर उसकी जिंदगी का सौदा किया जा रहा था, और वह अकेली नहीं है। इस राज्य में हर दिन किसी न किसी की इच्छा कुचली जाती है। उसके शब्द तलवारों से ज्यादा तेज थे। राजा ने उसे चुप कराने की कोशिश की, पर भीड़ में से आवाजें उठने लगीं। कोई किसान बोला कि उसकी जमीन वर्षों पहले छीन ली गई थी। कोई मां रो पड़ी कि उसका बेटा जबरन सेना में भेज दिया गया था। धीरे धीरे वह उत्सव एक आईने में बदल गया, जिसमें सत्ता को पहली बार अपना असली चेहरा दिखने लगा। धनंजय अब भी चुप था, पर उसकी चुप्पी में डर नहीं था। उसने आगे बढ़कर बस इतना कहा कि यह सवाल किसी राजकुमारी का नहीं, हर उस इंसान का है जो मिट्टी से जुड़ा है, पर फैसलों से काट दिया गया है। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, पर उसमें सच्चाई थी, और सच्चाई हमेशा गूंजती है। सैनिक असमंजस में थे। वे भी इसी मिट्टी के बेटे थे। उन्हें आदेश मिला था, पर आज उनके सामने उनकी ही तरह के लोग खड़े थे। कुछ तलवारें नीचे झुक गईं, कुछ आंखें शर्म से झुक गईं। राजा ने यह देखा तो पहली बार उसके चेहरे पर डर उभरा, वह डर जो सत्ता खोने का होता है। महल के दूत जो दूर देश से आए थे, यह सब देखकर पीछे हटने लगे। जिस गठबंधन पर इतना गर्व किया जा रहा था, वह अब सवालों के बोझ तले टूट रहा था। दूर देश के राजकुमार का नाम आते ही भीड़ में नफरत की लहर दौड़ गई। लोगों को पहली बार लगा कि वे सिर्फ मोहरे नहीं हैं। उस रात कोई फैसला नहीं हुआ, पर एक बात तय हो गई। अनाया को जबरन वापस महल नहीं ले जाया गया। उसे सुरक्षा में रखा गया, पर कैद में नहीं। राजा ने सभा बुलाने का आदेश दिया, एक ऐसी सभा जिसमें पहली बार आम लोगों की आवाज भी सुनी जानी थी। यह कदम छोटा था, पर सदियों की चुप्पी के बाद बहुत बड़ा था। गांव लौटते वक्त धनंजय के कदम भारी थे, पर मन हल्का। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा। क्या उसे सजा मिलेगी? क्या यह सब व्यर्थ साबित होगा? पर उसे इतना पता था कि आज उसने अपने डर से बड़ा कदम उठाया है। पिता ने उसे देखते ही गले लगा लिया, बिना कुछ कहे। उस आलिंगन में स्वीकृति भी थी और चिंता भी। अनाया महल के एक शांत कक्ष में बैठी बाहर की ओर देख रही थी। पहली बार उसे दीवारें इतनी ऊंची नहीं लग रही थीं। उसे पता था कि रास्ता अभी लंबा है, संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है, पर अब वह अकेली नहीं थी। कहीं बाहर मिट्टी की उसी गंध के बीच कोई ऐसा था जो उसके सवालों को अपना सवाल मानता था। अगले दिनों में राज्य में हलचल बनी रही। सभा में बहसें हुईं, विरोध हुआ, समझौते टूटे। कुछ लोग धनंजय को नायक कहने लगे, कुछ उसे अपराधी। वह खुद को इनमें से कुछ भी नहीं मानता था। वह बस इतना जानता था कि अगर फिर वही हालात आए तो वह फिर वही करेगा। अनाया और धनंजय की मुलाकात अब चोरी छिपे नहीं होती थी, पर खुलकर भी नहीं। दोनों जानते थे कि उनके बीच का रिश्ता किसी प्रेम कहानी से कहीं ज्यादा जटिल है। यह भरोसे का रिश्ता था, संघर्ष का रिश्ता। वे अक्सर खामोशी में बैठते, क्योंकि कुछ रिश्तों को शब्दों की जरूरत नहीं होती। राज्य का भविष्य अब भी अनिश्चित था। पुराने जख्म जल्दी नहीं भरते।
सत्ता आसानी से नहीं बदलती, पर एक दरार पड़ चुकी थी और इतिहास गवाह है कि दरारें ही दीवारों को गिराती हैं। कभी कभी रात को धनंजय फिर नीम के पेड़ के नीचे बैठता। हवा में वही पुरानी सरसराहट होती, पर अब वह उसे चेतावनी नहीं, याद दिलाने वाली आवाज लगती कि रास्ता कठिन है पर चुना हुआ है। दूर महल की ओर देखता तो उसे अब सिर्फ पत्थर नहीं, इंसानों की सांसें महसूस होती। यह कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी, यह तो बस शुरुआत थी। एक किसान के बेटे के भीतर जगे साहस की और एक राजकुमारी की आजादी की चाह की। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता था, पर इतना तय था कि अब इस राज्य में फैसले सिर्फ ऊंची दीवारों के भीतर नहीं होंगे। और यही बदलाव की सबसे खतरनाक, सबसे सुंदर शुरुआत थी। सभा बुलाए जाने के बाद राज्य में जैसे एक अनदेखा तनाव फैल गया। लोग अपने अपने काम में लगे रहते, पर हर बातचीत का सिरा उसी दिन पर आकर अटक जाता। खेतों में हल चलता, बाजारों में सौदे होते, लेकिन हर चेहरे पर एक सवाल तैरता रहता, अब आगे क्या होगा। धनंजय भी अपने रोजमर्रा के काम में लगा रहता, पर उसका मन अब सिर्फ मिट्टी तक सीमित नहीं था। उसे महसूस होता कि उसके हर कदम पर निगाहें हैं, कुछ उम्मीद से भरी, कुछ संदेश से। सभा के दिन महल के बाहर वैसी चकाचौंध नहीं थी जैसी किसी उत्सव में होती है। वहां सादगी थी, और उसी सादगी में छुपा हुआ एक गहरा डर। पहली बार गांवों से चुने हुए लोग, किसान, कारीगर, महिलाएं, सब महल के भीतर बुलाए गए थे। ऊंचे खंभों के बीच उनकी पंजाब गूंज रही थी, मानो पत्थर भी इस बदलाव को समझने की कोशिश कर रहे हों। धनंजय जब भीतर पहुंचा तो उसे लगा जैसे वह किसी और ही दुनिया में आ गया है, पर इस बार वह दुनिया पूरी तरह पराई नहीं थी। राजा अपने सिंहासन पर बैठा था, पर उसकी मुद्रा बदली हुई थी। आंखों में वही पुराना अधिकार था, पर चेहरे पर असमंजस साफ दिखता था। अनाया भी वही थी, साधारण वस्त्रों में, बिना किसी आभूषण के। उसे देखकर कई लोग ठिठक गए। पहली बार राजकुमारी और आम लोग एक ही स्तर पर खड़े दिखाई दे रहे थे। सभा शुरू हुई, पर शुरुआत में कोई बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। वर्षों की चुप्पी एक दिन में टूटना आसान नहीं होता। फिर धीरे धीरे आवाजें उठने लगी। किसी ने करों की बात की, किसी ने जबरन भर्ती की, किसी ने उस डर की जो पीढ़ियों से दिलों में बैठा था। हर कहानी अलग थी, पर दर्द एक सा। धनंजय सब सुन रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसका संघर्ष किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं था, बल्कि उन तमाम आवाजों के लिए था जिन्हें कभी सुना ही नहीं गया। अनाया भी बोली। इस बार उसकी आवाज में कोई कांप नहीं थी। उसने कहा कि वह सत्ता से लड़ने नहीं, उसे बदलने आई है। उसने राजा से नहीं, लोगों से बात की। उसने स्वीकार किया कि वह राजमहल की बेटी है, पर उससे पहले वह भी इसी राज्य की नागरिक है। उसके शब्दों में कोई नाटकीयता नहीं थी, पर सच्चाई थी, और सच्चाई ने सभा को चुप करा दिया। राजा ने अंत में बोलना शुरू किया। उसने माना कि राज्य ने बहुत कुछ गलत किया है, पर साथ ही यह भी कहा कि बदलाव अचानक नहीं हो सकता। कुछ लोग निराश हुए, कुछ ने राहत की सांस ली। यह स्पष्ट था कि यह लड़ाई एक दिन में नहीं जीती जा सकती, पर इतना भी साफ था कि अब इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सभा के बाद राज्य दो हिस्सों में बंटता दिखाई दिया। एक हिस्सा बदलाव चाहता था, दूसरा डरता था। कुछ बड़े जमींदार और दरबारी धनंजय को खुलेआम दोष देने लगे। कहा जाने लगा कि एक किसान के बेटे ने राज्य की नींव हिला दी है। कुछ लोगों ने उसे अपना प्रतिनिधि मान लिया। यह सब उसके लिए भारी था। वह न नेता बनना चाहता था, न नायक। वह बस इतना चाहता था कि जो गलत है वह बदले। इसी बीच दूर देश के राजकुमार की ओर से संदेश आया। उसने इस पूरे घटनाक्रम को अपमान बताया और धमकी दी कि अगर विवाह नहीं हुआ तो परिणाम गंभीर होंगे। राज्य में फिर से डर की लहर दौड़ गई। लोगों को लगा कि कहीं यह सब उन्हें युद्ध की ओर न ले जाए। राजा पर दबाव बढ़ने लगा। अनाया इस दबाव को समझ रही थी। उसने धनंजय से एकांत में बात की। दोनों ने पहली बार खुलकर अपने डर साझा किए। अनाया ने कहा कि अगर उसकी वजह से राज्य खतरे में पड़ता है तो वह पीछे हटने को भी तैयार है,
धनंजय ने पहली बार उसकी आंखों में आंसू देखे। उसने कहा कि अगर अब पीछे हटे तो यह सिर्फ उसकी हार नहीं होगी, बल्कि उन सब की होगी जिन्होंने पहली बार बोलने की हिम्मत की है। रातें लंबी होने लगी। महल के गलियारों में फुसफुसाहटें बढ़ गईं। किसी ने अफवाह फैलाई कि धनंजय को गिरफ्तार किया जाएगा। किसी ने कहा कि अनाया को जबरदस्ती भेज दिया जाएगा। धनंजय के माता पिता डर में जीने लगे, पर उन्होंने बेटे को रोकने की कोशिश नहीं की। मां बस हर रात दिया जलाकर बैठ जाती। एक रात धनंजय को गुप्त रूप से महल बुलाया गया। वहां कुछ ऐसे दरबारी थे जो बदलाव के पक्ष में थे। उन्होंने बताया कि राजा पर अंदर से भी दबाव है। अगर सही समय पर सही कदम न उठाया गया तो स्थिति हाथ से निकल सकती है। उन्होंने धनंजय से कहा कि लोगों को शांत रखना जरूरी है, नहीं तो सत्ता इसे बहाना बनाकर सब कुछ कुचल देगी। उधर अनाया ने भी अपना दायरा बढ़ाना शुरू किया। उसने महल की महिलाओं से बात की, उन रानियों और दासियों से जिनकी कहानियां कभी बाहर नहीं आई थी। उसे एहसास हुआ कि सत्ता सिर्फ बाहर वालों को ही नहीं, भीतर वालों को भी कैद करती है। धीरे धीरे महल के भीतर भी एक मौन समर्थन खड़ा होने लगा। दूर देश के राजकुमार ने आखिरकार सैनिक भेजने की धमकी दे दी। यह खबर आग की तरह फैल गई। गांवों में लोग घबरा गए। कुछ ने धनंजय को दोष दिया, कुछ ने उसका साथ और मजबूती से पकड़ लिया। तनाव अपने चरम पर था। राजा ने आखिरी बार अनाया को बुलाया। पिता और बेटी आमने सामने बैठे। यह मुलाकात सत्ता और रिश्ते के बीच की थी। राजा ने कहा कि वह अपनी बेटी को खोना नहीं चाहता, पर राज्य को भी नहीं। अनाया ने पहली बार सीधे कहा कि अगर राज्य की शांति किसी की जिंदगी कुचल कर आती है तो वह शांति नहीं, सिर्फ डर है। राजा के पास इसका कोई जवाब नहीं था। आखिरकार एक कठिन निर्णय लिया गया। विवाह समझौता आधिकारिक रूप से तोड़ दिया गया। इसके बदले राज्य ने कूटनीतिक रास्ता चुना। युद्ध टल गया, पर खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। यह फैसला इतिहास में दर्ज हुआ। पहली बार किसी राजकुमारी की इच्छा को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया गया। इस फैसले के बाद भी सब कुछ आसान नहीं हुआ। विरोध करने वाले सक्रिय हो गए। धनंजय पर हमला हुआ, जिसमें वह बाल बाल बचा। अनाया को भी कई बार धमकियां मिली, पर अब दोनों समझ चुके थे कि यह कीमत है और पीछे हटने से कीमत और बढ़ेगी। समय बीतता गया। धीरे धीरे कुछ बदलाव जमीन पर दिखने लगे। करों में राहत मिली, जबरन भर्ती रुकी और लोगों की शिकायत सुनने के लिए स्थायी सभाएं बनने लगी। यह सब छोटा था, अधूरा था, पर वास्तविक था। धनंजय फिर से खेतों में जाने लगा, पर अब लोग उसे सिर्फ किसान का बेटा नहीं देखते थे। वह खुद को अब भी वही मानता था। अनाया ने भी महल में रहते हुए एक नई भूमिका चुन ली। वह सत्ता का चेहरा नहीं, उसकी जवाबदेही बनना चाहती थी। कभी कभी दोनों मिलते और खामोशी में दूर तक देखते। उनके बीच प्रेम का नाम कभी नहीं लिया गया, पर एक गहरा जुड़ाव था, उस संघर्ष का जिसे उन्होंने साथ जिया था। वे जानते थे कि उनका रिश्ता किसी परी कथा जैसा नहीं हो सकता, पर शायद उससे ज्यादा सच्चा है। राज्य अभी भी बदल रहा था। हर बदलाव के साथ नए विरोध, नई चुनौतियां आती, पर अब लोग जानते थे कि बोलने से आसमान नहीं टूटता। यह सीख सबसे बड़ी थी। और उन रातों में जब हवा नीम के पेड़ की पत्तियों से टकराती, धनंजय को लगता कि वही मिट्टी, वही गंध अब कुछ और कह रही है कि बदलाव धीमा होता है, पर अगर जड़ से उठे तो उसे रोका नहीं जा सकता। यह कहानी अब किसी एक किसान या एक राजकुमारी की नहीं रही थी। यह कहानी उस पल की थी जब डर से बड़ा साहस हो गया था। उस साहस के पल के बाद भी शांति पूरी तरह नहीं आई। बाहर से देखने पर राज्य सामान्य लगता था, पर भीतर ही भीतर एक धीमी आंच सुलग रही थी। जिन लोगों ने पहली बार बोलने की हिम्मत की थी, वे अब चुप नहीं बैठ सकते थे, और जिनके हाथों में वर्षों से सत्ता थी, वे उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे। यही टकराव आने वाले समय की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। धनंजय इसे महसूस कर रहा था।
खेत में हल चलाते समय भी उसके कान दूर से आती हर अफवाह पर टिके रहते। उसे पता था कि असली लड़ाई अब शुरू हो रही है, और यह लड़ाई तलवारों से नहीं, धैर्य और समझ से लड़ी जानी थी। राज्य के कुछ हिस्सों में जानबूझकर अव्यवस्था फैलाने की कोशिशें शुरू हो गईं। कहीं अनाज की आपूर्ति रोकी गई, कहीं कर वसूली को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई, ताकि लोगों को लगे कि बदलाव का मतलब अराजकता है। कुछ जमींदार गुप्त रूप से लोगों को भड़काने लगे कि अगर किसान का बेटा ही नियम बनाने लगेगा तो कल कोई भी राजा बन जाएगा। यह डर फैलाने की राजनीति थी, और धनंजय पहली बार समझ रहा था कि सच बोलना जितना कठिन है, उससे कहीं ज्यादा कठिन है सच को जिंदा रखना। अनाया ने भी यह सब देखा। उसने महसूस किया कि सिर्फ सभा में बोल देना काफी नहीं है। उसने राजा से आग्रह किया कि बदलाव को कागजों से बाहर निकालकर जमीन पर उतारा जाए। राजा भीतर से द्वंद्व में था। एक ओर उसे अपनी सत्ता का क्षरण दिख रहा था, दूसरी ओर उसे पहली बार लग रहा था कि शायद यही सही रास्ता है। वर्षों से वह जिसे नियंत्रण समझता आया था, वह दरअसल डर था, और डर पर टिकी सत्ता देर तक नहीं चलती। इसी बीच धनंजय के जीवन में पहली बार ऐसा हुआ कि लोग दूर दूर से उससे मिलने आने लगे। कोई सलाह चाहता था, कोई शिकायत, कोई बस यह देखने आता कि वह सच में वैसा ही है या नहीं जैसा कहा जा रहा है। यह सब उसे असहज करता था। कई बार वह रात को देर तक जागता रहता, सोचता कि क्या वह इस बोझ के योग्य है। वह कोई विद्वान नहीं था, न ही राजनीति का जानकार, पर उसे यह भी समझ में आने लगा कि शायद यही उसकी ताकत है। वह उन लोगों जैसा ही है जिनके लिए वह खड़ा हुआ है। राज्य की सीमाओं पर तनाव बढ़ने लगा। दूर देश का राजकुमार चुप नहीं बैठा था। उसने खुले युद्ध की बजाय सीमावर्ती इलाकों में छोटे छोटे हमले शुरू करवा दिए, ताकि दबाव बना रहे और भीतर अस्थिरता फैले। इन खबरों से आम लोग डर गए। कईयों ने सोचा कि शायद अनाया का निर्णय भारी पड़ रहा है। धनंजय के पास ऐसे लोग भी आए जिन्होंने उससे कहा कि वह पीछे हट जाए, सार्वजनिक रूप से माफी मांग ले ताकि हालात संभल जाएं। उस रात धनंजय बहुत देर तक नदी किनारे बैठा रहा, पानी की धारा को देखता रहा जो चुपचाप आगे बढ़ती रहती है, पत्थरों से टकराती है पर रुकती नहीं। उसी मौन में उसे जवाब मिला। रुकना अब विकल्प नहीं था। अनाया ने महल के भीतर एक नया प्रयास शुरू किया। उसने राजा को मनाकर एक ऐसी परिषद बनाई जिसमें आधे सदस्य आम लोगों में से चुने गए। यह कदम ऐतिहासिक था, पर उतना ही खतरनाक भी। दरबार में खुलेआम फुसफुसाहटें होने लगीं कि यह राजकुमारी राज्य को कमजोर कर रही है। अनाया को पहली बार महसूस हुआ कि पिता होना और राजा होना एक व्यक्ति के भीतर दो अलग अलग भूमिकाएं हैं, और दोनों के बीच खाई बढ़ती जा रही है। एक दिन अचानक धनंजय के गांव में आग लग गई। यह हादसा नहीं था, सब समझ गए थे। कुछ झोपड़ियां जली, कुछ फसल नष्ट हुई, किसी की जान नहीं गई, पर संदेश साफ था। उस रात धनंजय पहली बार टूटता हुआ लगा। पिता चुपचाप जली हुई मिट्टी को देख रहे थे, मां की आंखों से आंसू बह रहे थे। धनंजय ने सोचा कि क्या यही कीमत है। उसी क्षण उसे गांव के लोग एक एक करके आते दिखे। कोई पानी लाया, कोई अनाज, कोई बस साथ खड़ा रहा। किसी ने कुछ कहा नहीं, पर उस चुप समर्थन ने उसे फिर से खड़ा कर दिया। अगले दिन यह खबर पूरे राज्य में फैल गई। जो लोग अब तक तटस्थ थे, उन्हें भी समझ आ गया कि यह सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, इंसानियत की लड़ाई है। कुछ शहरों में स्वतः सभाएं होने लगीं। लोग अपने मुद्दे लिखकर भेजने लगे। यह सब बिना किसी औपचारिक आदेश के हो रहा था। यही बात सत्ता के पुराने संरक्षकों को सबसे ज्यादा डरा रही थी कि अब नियंत्रण उनके हाथ से फिसल रहा है। राजा पर दबाव अपने चरम पर था। दरबार का एक गुट खुलकर विद्रोह की बात करने लगा। उसी समय सीमा से एक बड़ी झड़प की खबर आई। यह राज्य के लिए निर्णायक क्षण था। अगर युद्ध छिड़ता तो सारे सुधार एक झटके में कुचल दिए जाते। राजा ने आपात सभा बुलाई। इस बार माहौल पहले जैसा नहीं था। डर के साथ साथ एक अजीब सा आत्मविश्वास भी था।
लोग जानते थे कि वे अब सिर्फ दर्शक नहीं हैं। उस सभा में धनंजय ने बहुत कम शब्दों में बात की। उसने कहा कि युद्ध बाहर से नहीं, भीतर से हाराया जाता है। अगर राज्य अपने लोगों पर भरोसा करेगा तो कोई बाहरी ताकत उसे तोड़ नहीं सकती। उसने कहा कि जिनके पास खोने को कुछ नहीं होता वही सबसे खतरनाक होते हैं, और यही डर दूर देश का राजकुमार फैलाना चाहता है। उसकी बातों में कोई भाषण नहीं था, पर सच था। अनाया ने उस दिन एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसने पूरे दरबार को चौंका दिया। उसने कहा कि वह सीमावर्ती इलाकों में शांति वार्ता के लिए स्वयं जाएगी, बिना किसी वैवाहिक शर्त के, एक प्रतिनिधि के रूप में, किसी की बेटी या दुल्हन बनकर नहीं, बल्कि इस राज्य की नागरिक बनकर। यह जोखिम भरा था। राजा ने विरोध किया, दरबार में हंगामा हुआ, पर अनाया अडिग रही। उसने कहा कि अगर वह बदलाव की बात करती है तो उसे उसका जोखिम भी उठाना होगा। अंततः राजा ने भारी मन से अनुमति दी। यह निर्णय उसके जीवन का सबसे कठिन निर्णय था। अनाया जब महल से निकली तो कोई भव्य जुलूस नहीं था, बस कुछ सैनिक, कुछ प्रतिनिधि और दूर खड़ा धनंजय। दोनों की नजरें मिली। कोई वादा नहीं, कोई शब्द नहीं, बस एक मौन समझ कि चाहे आगे जो हो, यह रास्ता सही है। अनाया की यात्रा आसान नहीं थी। कई बार वार्ता विफल होती दिखी। दूर देश का राजकुमार सत्ता के घमंड में डूबा था, पर वह भी यह समझने लगा था कि यह राज्य अब पहले जैसा नहीं रहा। भीतर की एकजुटता ने उसकी चालों को कमजोर कर दिया था। कई हफ्तों की बातचीत के बाद एक अस्थायी शांति समझौता हुआ। युद्ध टल गया। यह जीत किसी एक व्यक्ति की नहीं थी, बल्कि उस विचार की थी कि डर के बजाय संवाद चुना जा सकता है। जब अनाया लौटी तो राज्य ने उसे किसी विजेता की तरह नहीं, बल्कि अपने ही बीच की एक इंसान की तरह देखा। यह दृश्य राजा के लिए सबसे भावुक था। उसने पहली बार सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि उसकी बेटी ने उसे सिखाया है कि सत्ता का मतलब आदेश देना नहीं, सुनना भी होता है। उस दिन बहुत से लोगों की आंखें नम थीं। समय के साथ बदलाव स्थायी होने लगे। यह सब आदर्श नहीं था, पर वास्तविक था। धनंजय अब भी किसान था, पर उसकी बात अब सुनी जाती थी। अनाया अब भी राजकुमारी थी, पर उसने खुद को एक सेतु बना लिया था, महल और मिट्टी के बीच। दोनों जानते थे कि रास्ता अभी लंबा है और हर पीढ़ी को इसे फिर से तय करना होगा। कभी कभी जब शाम ढलती, धनंजय खेत की मेड़ पर बैठकर दूर महल की ओर देखता। अब उसे वहां सिर्फ पत्थर और परछाइयां नहीं दिखती थीं, बल्कि संघर्ष, सवाल और उम्मीद की झलक दिखाई देती थी। और अनाया महल की खिड़की से बाहर देखते हुए वही मिट्टी याद करती, जिसकी गंध ने एक दिन उसे अपनी ही जिंदगी का सच समझा दिया था। यह कहानी अब भी चल रही थी। इसमें जीत भी थी, थकान भी, और कभी कभी हार की छाया भी। पर सबसे बड़ी बात यह थी कि अब यह कहानी चुप नहीं थी। यह हर उस इंसान की सांस में थी जिसने एक दिन डर से बड़ा सवाल पूछने की हिम्मत की थी। समय आगे बढ़ा, पर उसके साथ सुकून नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों का बोझ भी बढ़ता गया। बदलाव का जो बीज बोया गया था वह अब अंकुर बन चुका था, और हर अंकुर को सबसे ज्यादा खतरा उसी वक्त होता है जब वह जमीन से बाहर आता है। राज्य के भीतर ऐसे लोग भी थे जो खुलकर विरोध नहीं कर पा रहे थे, पर भीतर ही भीतर इस नए ढांचे को तोड़ने के रास्ते खोज रहे थे। धनंजय अब यह अच्छी तरह समझ चुका था कि संघर्ष सिर्फ सामने दिखने वाले शत्रु से नहीं होता, बल्कि उन छायाओं से भी होता है जो साथ चलते हुए पीठ में छुरा घोंपने का इंतजार करती हैं। गांवों में बदलाव का असर धीरे धीरे दिखने लगा था। लोग अब पहले से ज्यादा सवाल पूछने लगे थे, पटवारी से, जमींदार से, और कभी कभी सीधे राजा के दूतों से। यह सब नया था। कुछ अधिकारियों को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने जानबूझकर काम धीमा करना शुरू किया ताकि लोग खुद ही थक जाएं। धनंजय को कई बार संदेश मिले कि अगर वह थोड़ा नरम पड़ जाए तो उसे सुविधा मिल सकती है। वह हर बार वही जवाब देता, या तो सबके लिए रास्ता खुलेगा या किसी के लिए नहीं। अनाया के लिए भी हालात आसान नहीं थे। महल में अब भी ऐसे चेहरे थे
जो उसके सामने मुस्कुराते और पीठ पीछे उसे राज्य के पतन का कारण बताते। उसे कई बार अकेलापन घेर लेता। पिता से दूरी बढ़ चुकी थी, भले ही दोनों एक ही छत के नीचे रहते हों। राजा बदल रहा था, पर वर्षों की आदतें एक झटके में नहीं जाती। कई रातों को अनाया खिड़की के पास बैठी रहती, दूर अंधेरे में फैले राज्य को देखती और सोचती कि क्या वह सच में सही कर रही है। हर बार जवाब वही मिलता, अगर डर के कारण चुप हो गई तो यह सब व्यर्थ हो जाएगा। सीमावर्ती इलाकों में शांति समझौता टिकाऊ तो था, पर स्थायी नहीं। दूर देश का राजकुमार अपमान को भूला नहीं था। वह भीतर ही भीतर मौके की तलाश में था। इसी बीच राज्य के कुछ असंतुष्ट दरबारियों ने उससे गुप्त संपर्क साधने की कोशिश की। उनका उद्देश्य साफ था, अगर बाहरी दबाव बढ़े तो भीतर का बदलाव खुद ही कुचल जाएगा। यह सूचना अनाया तक पहुंची। पहली बार उसे लगा कि खतरा अब विचारों से आगे बढ़कर सीधे अस्तित्व पर आ गया है। अनाया ने यह बात राजा और परिषद के सामने रखी। माहौल गंभीर हो गया। धनंजय भी बुलाया गया। बहुतों को यह नागवार गुजरा कि एक किसान का बेटा अब ऐसे मामलों में शामिल हो रहा है, पर वे यह भी जानते थे कि जनता की नब्ज वही समझता है। लंबी चर्चा के बाद यह तय हुआ कि राज्य को मजबूत करने का एक ही रास्ता है, लोगों का भरोसा। अगर लोग साथ होंगे तो कोई बाहरी ताकत भीतर घुस नहीं पाएगी। इसके बाद एक बड़ा कदम उठाया गया। पहली बार राज्य में खुले मंचों पर आम लोगों को बोलने और निर्णय प्रक्रिया में शामिल होने का अधिकार दिया गया। यह प्रयोग जोखिम भरा था। कुछ जगहों पर हालात बिगड़े भी, कहीं कहीं भीड़ उग्र हो गई। विरोधियों ने यही मौके तलाशे थे। उन्होंने कहा कि देखो, यही होता है जब सत्ता नीचे आती है। धनंजय को कई बार खुद वहां जाकर लोगों को समझाना पड़ा कि आजादी का मतलब अराजकता नहीं, जिम्मेदारी है। इसी दौरान धनंजय पर एक और हमला हुआ। इस बार वह शारीरिक नहीं बल्कि चरित्र पर था। अफवाहें फैलाई गईं कि वह सत्ता का भूखा है, कि वह अनाया के नाम पर अपना भविष्य चमका रहा है। यह बातें उसे भीतर तक तोड़ती थीं। वह जानता था कि सच्चाई के साथ चलने पर बदनामी भी साथ आती है। एक रात उसने अनाया से कहा कि शायद उसकी वजह से सब मुश्किल में पड़ रहे हैं। अनाया ने पहली बार उसके हाथ पर हाथ रखा और कहा कि अगर सच बोलने वालों को हटाकर रास्ता आसान किया जाए तो वह रास्ता कभी सही नहीं हो सकता। राजा ने भी यह सब देखा। उसने महसूस किया कि अगर वह अब भी बीच में झूलता रहा तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। एक दिन उसने दरबार में स्पष्ट घोषणा की कि जो भी बाहरी ताकतों से गुप्त समझौते करेगा उसे राजद्रोही माना जाएगा, चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों न हो। यह बयान सुनकर दरबार सन्न रह गया। कई चेहरों का रंग उड़ गया। पहली बार सत्ता ने अपने ही पुराने ढांचे पर चोट की थी। इस घोषणा के बाद घटनाएं तेजी से बदली। कुछ जमींदारों की जमीनें जब्त हुईं, कुछ अधिकारियों को हटाया गया। विरोध और तेज हुआ, पर आम लोगों का भरोसा भी उतनी ही तेजी से बढ़ा। उन्हें लगने लगा कि यह बदलाव सिर्फ बातों में नहीं, काम में भी दिख रहा है। दूर देश का राजकुमार आखिरकार समझ गया कि अब सीधा हमला उसे और अलग थलग कर देगा। उसने पीछे हटने का फैसला किया, कम से कम कुछ समय के लिए। सीमाओं पर शांति गहरी हुई। राज्य ने राहत की सांस ली, पर धनंजय और अनाया जानते थे कि यह स्थायी नहीं है। पर हर संघर्ष हमेशा युद्ध से नहीं जीता जाता, कभी कभी उसे टालना भी जीत होता है। समय बीतने के साथ धनंजय की जिंदगी फिर से खेतों की लय में लौटने लगी, पर अब वह पूरी तरह पहले जैसा नहीं था। लोग आज भी उसके पास आते थे, पर अब वह सब कुछ अपने कंधों पर नहीं लेता था। उसने गांवों में ऐसे समूह बनाए जो मिलकर निर्णय लेते। उसे समझ आ गया था कि अगर वह अकेला केंद्र बन गया तो वही गलती दोहराई जाएगी जिससे यह लड़ाई शुरू हुई थी। अनाया ने भी अपने लिए एक नई राह चुनी। उसने औपचारिक रूप से राजकाज से दूरी बना ली, पर पूरी तरह अलग नहीं हुई। वह अब शिक्षा और संवाद के काम में लग गई। उसने राज्य के अलग अलग हिस्सों का दौरा किया,
लोगों की कहानियां सुनी और उन्हें आपस में जोड़ने का प्रयास किया। वह जानती थी कि दीवारें गिराने से ज्यादा जरूरी है पुल बनाना। राजा उम्र और अनुभव के बोझ से धीरे धीरे झुकने लगा था। उसने एक दिन अनाया और धनंजय को बुलाकर कहा कि शायद वह पूरी तरह सही कभी नहीं हो पाएगा, पर वह कोशिश करना चाहता है। उस दिन पहली बार तीनों के बीच सत्ता नहीं, इंसानियत की बातचीत हुई। वह पल किसी ऐतिहासिक घोषणा से ज्यादा महत्वपूर्ण था। साल बीतते गए। राज्य पूरी तरह आदर्श नहीं बना, पर पहले से कहीं ज्यादा जागरूक हो गया। लोग जानते थे कि उन्हें क्या स्वीकार नहीं करना है। यह ज्ञान सबसे बड़ी ताकत थी। धनंजय अब भी किसान था और वही उसकी पहचान बनी रही। अनाया अब भी राजकुमारी थी, पर उसके लिए यह शब्द अब जिम्मेदारी का दूसरा नाम था। उनके बीच का रिश्ता कभी किसी नाम में नहीं बंधा, न विवाह न वादा, बस एक साझा समझ, एक साझा यात्रा। वे जानते थे कि हर कहानी को प्रेम की मंजिल पर खत्म होना जरूरी नहीं। कुछ कहानियां संघर्ष की धरती पर ही पूरी होती हैं। एक शाम जब सूरज खेतों के पीछे डूब रहा था, धनंजय फिर नीम के पेड़ के नीचे बैठा था। हवा वैसी ही थी, पर अब उसमें डर नहीं था। महल की ओर देखते हुए उसे लगा कि पत्थरों के पीछे अब भी इंसान हैं और इंसानों के भीतर सवाल हैं। अनाया उसी समय महल की छत से उसी दिशा में देख रही थी। दोनों अलग थे, फिर भी जुड़े हुए। यह कहानी वहीं खत्म हुई जहां से असल में शुरू होती है, एक सवाल से। वह सवाल अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा था। वह सवाल राज्य की हवा में घुल चुका था। और जब सवाल जिंदा रहते हैं तो बदलाव को कोई पूरी तरह मार नहीं सकता। यही इस कहानी का अंत था और यही उसकी शुरुआत भी।